विद्या भारती काशी प्रांत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्लास 12th के मैथ सब्जेक्ट के बारे में। मैथ सब्जेक्ट में हमने आपको क्लास 12th के समाकलन टॉपिक्स को पढ़ाया है। अब पिछली वीडियो में हमने समाकलन में और निश्चित समाकलन के पार्ट को सिखा दिया है। तो आज का जो वीडियो होना है, आज की जो क्लास होनी है, वह आपके निश्चित समाकलन से रिलेटेड रहेगी। और आज आपको बताएं कि आज का जो पार्ट होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपको बताएं कि यह आपके बोर्ड एग्जाम में मिनिमम 8 अंकों वाला प्रश्न, यानी कि कहने का मतलब है कि 8 अंक का जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आना है वह इस लेसन से कैसे आएगा, वह क्या हो सकता है, उसी संभावित प्रश्नों की चर्चा हम करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं निश्चित समाकलन के पार्ट को। आज से जो श्री गणेश हम लोग करेंगे वह निश्चित समाकलन लेसन होगा। जो हमारा पॉइंट होना है वो है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ने चल रहे हैं वह डिफिनिट इंटीग्रल की बात होगी, यानी निश्चित समाकलन होने वाला है। हम आपको बताएं, आप सभी लोग निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी तो पढ़ ही लिए होंगे, सभी को प्रॉपर्टी क्लियर होगी, कोई असुविधा है नहीं। तो हम थोड़ी थोड़ी बात आपको रिवाइज करते चल रहे हैं, आपको रिपीट हो जाएगा। निश्चित समाकलन की जब प्रॉपर्टी आप लोगों ने सीखा था तो आप हमें बताएंगे क्या कि निश्चित समाकलन की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी आपको दिखी जिसको देख के आपको लगा होगा कि ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपको लगी कि समाकलन में, यानी निश्चित समाकलन में कौन कौन सा रूल्स आपको अच्छा लगा, यानी कि हमारे लिए बोर्ड एग्जाम के लिए कंपलसरी है और इससे रिलेटेड प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ये तो आप तो प्रॉपर्टी बता रहे हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी की चर्चा कर रहे हैं। हमने आपसे कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी लगी। जी जी, 4 नंबर। चलिए ठीक है, हम आपसे बात करते हैं प्रॉपर्टी, आपको याद दिलाते चलते हैं। छोटी छोटी बात है कैसे आपको प्लान करना है। देखिए आपको बताऊं कि जो आप निश्चित समाकलन स्टार्ट करते हो तो समाकलन की छोटी सी कहानी सुन लीजिए। देखिए हमारा जो पॉइंट है निश्चित समाकलन, लेसन हमारा क्या है, निश्चित समाकलन। इसके बारे में हम आपको बताएं, अगर आपसे कोई पूछता है कि निश्चित समाकलन है क्या चीज, छोटी सी बात आती है कि ये निश्चित समाकलन क्या है ना भैया। तो आप उसको सिंपल बताइएगा कि जब किसी फलन का समाकलन, जब किसी दिए गए फलन का समाकलन किसी दी हुई दो निश्चित सीमाओं के लिए ज्ञात किया जाता है तो उसे हम लोग निश्चित समाकलन कहते हैं। क्या कहा मैंने, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन किसी दी गई सीमा के लिए, यानी उसकी लिमिट पहले से निर्धारित है, उस लिमिट के अंदर यानी उस लिमिट के लिए निकालें तो वही हमारा निश्चित समाकलन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आपसे बात करें, हमने कहा a टू b और यहां पर हमने आपसे कहा एफ एक्स और हमने कहा dx। आपको पता है हमने कहा ये एफ एक्स dx यानी एक फंक्शन है आपके पास, और इसका हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, x के सापेक्ष समाकलन निकाल रहे हैं और इसकी जो सीमा निर्धारित है वह हमारी a से b है हमारे पास। बात कंफर्म हो गया। यानी अगर इस टाइप का कोई प्रश्न सॉल्व करेंगे तो वही डिफिनिट इंटीग्रल के दायरे में आएगा, निश्चित समाकलन में आने वाला। बात कंफर्म हो गया। क्या काम ने, यदि किसी फलन का समाकलन किसी दी हुई दो निश्चित सीमाओं के लिए ज्ञात किया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, निश्चित समाकलन कहते हैं। बात कंफर्म हो गया। और एक चीज आप ध्यान देंगे, निश्चित समाकलन के, निश्चित समाकलन चिन्ह के निचले हिस्से में, निश्चित समाकलन चिन्ह के निचले हिस्से में यानी निचले भाग में निम्नतम सीमा यानी लोअर लिमिट की बात करते हैं, है ना भैया, लोअर लिमिट की बात करते हैं। और यहां पर जो ऊपर की ओर होता है भैया उसको क्या बोलते हैं भैया, अपर लिमिट की बात करते हैं। यानी कहने का सेंस क्या हो गया कि किसी भी निश्चित समाकलन में समाकलन चिन्ह के निचले भाग में निम्नतम सीमा को और ऊपरी भाग में उच्चतम सीमा को हम लोग लिखा करते हैं। बात कंफर्म हो गया। अगला पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है कि निश्चित समाकलन के प्रश्नों को हम सॉल्व करें कैसे। बात ये आती है, मायने की बात ये है कि निश्चित समाकलन का जो प्रश्न अगर आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम समझें। आपको बताऊं बहुत सिंपल सा लॉजिक है प्रश्न को कैसे करना होता है। चलिए हम बात करते हैं निश्चित समाकलन के प्रश्नों को सॉल्व कैसे किया जाएगा। एकदम सिंपल प्लान है, जब कभी भी कोई निश्चित समाकलन का प्रश्न दिया जाएगा तो उस समाकलन के प्रश्न को अनिश्चित समाकलन की भांति हल करना होता है। यानी कहने का सेंस क्या हो गया कि सर्वप्रथम दिए गए निश्चित समाकलन के प्रश्नों को अनिश्चित समाकलन की तरह हल करते हैं।
बात कंफर्म हो गया। हल करने के पश्चात जो परिणाम आता है उसको बड़े कोष्टक के अंदर लिखेंगे। कहां लिखेंगे? बड़े कोष्टक के अंदर लिखेंगे। और बड़े कोष्टक के दाहिनी ओर नीचे की तरफ निम्नतम सीमा है ना भैया, ऊपर की तरफ उच्चतम सीमा को लिख देते हैं। बात कंफर्म हो गया। हमने कहा सर्वप्रथम दिए गए निश्चित समाकलन के प्रश्नों को अनिश्चित समाकलन की भांति हल करेंगे। बात कंफर्म हो गया। दूसरे पॉइंट में हमने आपसे कहा कि प्राप्त मान को बड़े कोष्टक के अंदर लिखेंगे और बड़े कोष्टक के दाहिनी ओर नीचे की तरफ निम्नतम सीमा और ऊपर की तरफ उच्चतम सीमा को लिख देंगे। कंफर्म हो गया। फिर जो ये परिणाम प्राप्त हुआ है, इस परिणाम में उपस्थित चर के स्थान पर सबसे पहले उच्चतम सीमा रखेंगे, वैल्यू निकालेंगे, फिर निम्नतम सीमा रखेंगे, वैल्यू निकालेंगे, उच्चतम सीमा वाले मान में से निम्नतम सीमा वाले मान को घटा देंगे। बात कंफर्म हो गया। यानी कि पहले अपर लिमिट हमने यहां पर क्या किया, जो अपर लिमिट की वैल्यू है इसमें उपस्थित वेरिएबल में रख देंगे, जो वैल्यू आएगी लिख देंगे। उसके बाद लोअर लिमिट को हम लोग प्रिंट करेंगे, उसकी वैल्यू रखेंगे इसमें, जो आएगी वैल्यू उसको लिख लेंगे। अपर लिमिट वाले मान में से लोअर लिमिट वाले मान को घटा देंगे, जो वैल्यू आ जाएगी वही निश्चित समाकलन का हल कहलाएगी। बात कंफर्म होगी, बता लेंगे हम लोग। और एक मजे की बात आपको बताऊं कि निश्चित समाकलन में स्वेच्छ अचर सी का कोई प्रभाव नहीं होता है। यानी जो हम लोग अनिश्चित समाकलन में एक स्वेच्छ अचर जोड़ दिया करते थे, यहां पर स्वेच्छ अचर सी का कोई प्रभाव नहीं होता है। कंफर्म हो गया। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, फिर आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक छोटा सा हम प्रश्न लेते हैं। जैसे हमारे पास एक प्रश्न लिखा गया है, इंटीग्रेशन ऑफ, हमने कहा 2 to 3 और हमने कहा x स्क्वायर प्लस 5 हमने कह दिया, और हमने कहा dx का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 x स्क्वायर प्लस 5x dx की वैल्यू क्या होगी, आप फाइंड आउट करिए। तो हम आप यहां पर प्लान बनाएंगे कि कैसे इस वैल्यू को फाइंड आउट किया जाए। आपको सिंपली अगर सॉल्व की प्रक्रिया में अगर आपको देखना है तो आप क्या प्रोसेस करेंगे समझा जाए। सबसे पहला काम क्या करना भैया, हमने कहा ये जो प्रश्न लिखा है, ये लिमिट लिखा है 2 से 3 दिया है, आप लिमिट के दायरे में यानी लिमिट के चक्कर में मत पड़िए, आप सीधे सीधे इस प्रश्न को देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 को कैसे निकालना है ना, सिंपल सा लॉजिक है। आप यहां पर क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो आप चाहें तो अलग अलग करके कर लीजिए, चाहे आप एक ही बार में लिख दीजिए। तो मैं एक बार में इसको लिखूंगा कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा, ये एक्स की पावर 3 अपान कितना हो जाएगा, और ये 5 का कितना आएगा, 5x केवल और केवल आ जाए। कंफर्म हो गया। हमने कहा जो परिणाम आ गया 5x आएगा, जो परिणाम हमें प्राप्त हो गया, इस परिणाम को हम लोग बड़े कोष्टक के अंदर लिखेंगे। कहां लिखेंगे, बड़े कोष्टक के अंदर। तो बड़े कोष्टक के अंदर यहां पर लिख दिया हमने, और हमने कहा था बड़े कोष्टक के दाहिनी ओर नीचे की ओर निम्नतम सीमा और ऊपर की ओर उच्चतम सीमा लिखेंगे। कंफर्म हो गया। उसके बाद अगले पॉइंट में हमने कहा था कि जो परिणाम आया है, इस परिणाम में प्रत्येक वेरिएबल्स यानी जो वेरिएबल्स है हमारे पास, इसमें पहले अपर लिमिट रखिएगा। जब अपर लिमिट रखेंगे तो यहां पर ब्रेक के अंदर छोटा कोष्टक लगा दिया, यहां पर 3 रखेंगे तो यहां पर 3 का क्यूब हो जाएगा, सीधे लिख दे रहा हूं 27, 27 होगा ना भैया, 27 और अपान कितना हो गया, 3 हो गया, प्लस कितना हो गया, यहां पर 15 हो गया, और यहां पर माइनस करेंगे, लोअर लिमिट रख देंगे तो यहां पर बात बन गई कितना भैया, 8/3 हो जाएगा, प्लस यहां पर 10 हो जाएगा। और आप इसके ब्रेक को ओपन करेंगे, यानी घटा देना है, तो ये 3 9 होगा भैया, तो यहां पर कितना हो जाएगा, आपको मिलेगा 9, और यहां पर ऐड भी कर दीजिए, 9 और 15 को ऐड करेंगे 24 आएगा, 24 आएगा आपको, 24 हो गया, माइनस हो गया यहां पर। और यहां पर अगर आप सॉल्व करना चाहें कितना भैया, ये 8/3 है, कितना भैया 38, माइनस 38 अपान कितना हो गया, 3 हो गया। बाकी का आप 3 से एलसीएम लेंगे और घटाएंगे, वैल्यू आपको मिल जाएगी। यानी कहने का सेंस ये हो गया कि जो भी प्रश्न आपके पास आएगा उसको अनिश्चित समाकलन की तरह पहले हल करना है, जो रिजल्ट आएगा बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और उसके बाद नीचे बड़े ब्रैकेट के दाहिनी ओर क्या भैया, नीचे की ओर निम्नतम सीमा, ऊपर की ओर उच्चतम सीमा, फिर उसके बाद उच्चतम सीमा रखेंगे वैल्यू, फिर निम्नतम को रखेंगे और उच्चतम वाले में से निम्नतम को घटाएंगे, जो वैल्यू होगी मिल जाएगी। कंफर्म हो गया। प्रॉपर्टी हमारी यही होती है। अब इसमें क्या होता है भैया कि अब हमारे पास आता है कि निश्चित समाकलन के गुणधर्म क्या होते हैं। मैंने क्या कहा भैया, निश्चित समाकलन की क्या होनी चाहिए भैया, गुण। अब मैं गुणधर्म यानी निश्चित समाकलन के गुण की बात करता हूं। अब गुण में देखते हैं क्या कैसे प्रोसेस मिलना।
चले समझे, निश्चित समाकलन के गुणधर्म की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 हम बात करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1, बस बात सुनते जाइए, सारी प्रॉपर्टी याद आ जाएगी। यानी कुल मिलाकर हमें 7 प्रॉपर्टी पढ़नी है, एकदम सिंपल प्लान बनाएंगे, एकदम सेटेड हो जाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1 में कहता है कि यदि किसी निश्चित समाकलन में समाकलन चिन्ह यानी कि सीमा को, यदि किसी निश्चित समाकलन में क्या कहा मैंने, सीमा को स्थिर रखते हुए फलन के चर में परिवर्तन किया जाए तो समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। सिंपल सा प्लान सुनेंगे। हमने पहली प्रॉपर्टी क्या कहा, यदि किसी निश्चित समाकलन में, है ना भैया, उसकी सीमा को स्थिर रखते हुए फलन के चर में परिवर्तन कर दिया जाए तो निश्चित समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात समझेंगे, हमने कहा इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f x dx। हमने आपसे कहा प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमने कहा इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f x dx से आपके पास ये समाकलन है। यदि मैं इसकी सीमा को ऐसे ही रहने दूं, जो लिमिट दी गई वो सेम टू सेम डिक्टो ऐसे ही प्रिंटेड रहे, हमने कहा इसको ऐसे ही रहने दो, मतलब a टू b ही रहे, है ना भैया। समाकलन में सीमा को स्थिर रखते हुए फलन के चर में परिवर्तन कर दिया जाए, यानी यहां पर जो x वेरिएबल यूज है, x की जगह पे t p v कुछ भी रख दो। हमने कहा fx है, इसी को हम लोग बना दें ft dt बना दें, तो हमने कहा जो वैल्यू पहले की है वही दूसरे के भी आएगी, dt, हाँ सॉरी fd dt आप बना देंगे, जो वैल्यू होगी वह सेम आएगी। आपके पास पहला प्रॉपर्टी यही कहता है। बात कंफर्म हो गया। क्या कहा मैंने, यदि किसी निश्चित समाकलन में सीमा को स्थिर रखते हुए फलन के चर में परिवर्तन किया जाए तो समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आप लोग प्रैक्टिस में सीख चुके होंगे कैसे नहीं होता है। ये प्रूविंग भी आपने देखा होगा, है ना। अगर आपने प्रूविंग दिखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो दिखा है तो 1 सेकंड में देखेंगे, मैं आपको बता भी देता हूं कैसे ये प्लान हो रहा है। हम आप मान लेते हैं, मैंने लेट इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल fx dx बराबर हमने मान लिया कैपिटल fx से। हमने ये मान लिया कि जो ये इंटीग्रेशन ऑफ fx dx दिख रहा है, इसकी वैल्यू कैपिटल fx के इक्वल है। बात कंफर्म हो गया। अब आप इसका LHS पार्ट ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड। LHS पार्ट जैसे आप लेंगे तो आप यहां पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, यहां पर f(x) dx आपके पास प्रिंटेड है, बराबर हो गया। इसका कितना आएगा भैया, कैपिटल fx आएगा, और बड़ी ब्रेक के अंदर यहां पर क्या बन गया भैया, a टू b हो गया। इसके अगले पॉइंट में आप इसको प्लान करेंगे, यहां पे इसके अगले पॉइंट में आप इसको आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितना भैया fb, और माइनस लोअर लिमिट कितना भैया fa हो गया, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के हमने ब्रेक दे दिया। हो गया क्लियर बात। यानी कहने का मतलब है कि हमने LHS वाले पार्ट को निकाल दिया। अब हम देखते हैं RHS के पार्ट पे क्या होना है। फिर से अगेन हमने लेट कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ ft dt बराबर हमने मान लिया कैपिटल ft मान लिया हमने, है ना भैया। हमने आपसे यहां पर प्लान किया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ft dt इज इक्वल टू मान लिया कैपिटल ft मान लिया। क्लियर होगी बात। जब इतना हो गया तो आप RHS के पार्ट को ले लो भैया। RHS में भी आपने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b और ft dt आपने लिखा है, बराबर हो गया कैपिटल ft हो गया, और बड़ी ब्रेक के अंदर हो कितना भैया a टू b हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां पर भी आएगा fb माइनस यहां पर आ गया भैया fa आ गया। इक्वेशन नंबर 2 आ गया भैया। समीकरण नंबर 1 और 2 से आप देखिए दोनों की वैल्यू 1 ही बराबर है। समीकरण नंबर 1 व 2 से आप देख रहे होंगे, यहां पर आपको दिख गया होगा क्या भैया, दोनों की वैल्यू बराबर है। यानी आप कह सकते हो a टू b f(x) dx और इज इक्वल टू a टू b ft dt। बात कंफर्म हो गया। यानी हमने यही प्रॉपर्टी नंबर 1 में सिखाया कि यदि किसी निश्चित समाकलन में निश्चित समाकलन के सीमा को स्थिर रखते हुए फलन के चर में परिवर्तन कर दिया जाए तो समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रगुण नंबर 1 में हम लोग सीखते हैं। डन हो गया। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 आती है। प्रॉपर्टी नंबर 2 में आपने क्या पढ़ा है, प्रगुण नंबर दूसरा। आप दूसरे को ध्यान में रखो, आपने सीखा है दूसरे में। प्रगुण नंबर 2 में बताया गया था कि यदि किसी निश्चित समाकलन में, है ना, फलन को स्थिर रखते हुए, है ना, उसकी सीमा में परस्पर परिवर्तन किया जाए तो समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
परंतु चिन्ह विपरीत हो जाता है। बात कंफर्म हो गया? यानी कहने का सेंस क्या हो गया कि ऋणात्मक नहीं कहेंगे, विपरीत हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे बात कह दी, यानी इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स dx। हमने आपसे कहा कि अगले वाले पार्ट में क्या करना भैया कि ये जो पार्ट है इसमें परिवर्तन नहीं करना, फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं करना है, फंक्शन ज्यों का त्यों लिखना है, यानी ये एफ एक्स dx ही रहेगा। अब हम लोग क्या करना भैया, ये जो लोअर लिमिट है इसको अपर बना दो, अपर वाले को लोअर बना दो, यानी कि a को b को a बना दो। तो यहां पर b बनाएंगे तो हमने कहा दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, बस केवल क्या रहेगा, साइन अपोजिट हो जाएगा, चिन्ह विपरीत हो जाएगा। अगर यहां पर इसकी वैल्यू प्लस में आ रही होगी तो इसकी माइनस हो जाएगी, इसकी माइनस आ रही होगी तो इसकी प्लस हो जाएगी। बात कंफर्म होगी? यही हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात की जाती है। आप लोग इसके बारे में भी जाने होंगे। जैसे अगर आप छोटा सा प्रैक्टिकली बात देखना चाहें, हम इजीली आपको बता देते हैं। इसका भी प्रूविंग 2 सेकंड का है, आप देख सकते हैं। हमने क्या किया, लेट किया इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स और डी एक्स बराबर हमने मान लिया कैपिटल एफ एक्स। क्लियर हो गई बात? इसका एलएचएस पार्ट आप प्रिंटेड करेंगे। एलएचएस में आपने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, यहां पर लिखा गया एफ एक्स डी एक्स लिखा है, और बराबर आएगा वैल्यू कितना भैया, कैपिटल एफ एक्स आएगा। यहां पर भैया ए टू बी हमारे पास प्रिंटेड हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो यहां पर वैल्यू मिलेगी एफ बी माइनस क्या मिल गया, एफ ए मिल गया। क्वेश्चन नंबर 1 तैयार हो गया, कोई डाउट तो नहीं? अब यही आपने दिखा है, अब इसी को आरएचएस बना देना है। आरएचएस में आपको प्लान करना है। आरएचएस में देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर लिखा भैया बी टू ए है, इंटीग्रेशन ऑफ बी टू ए है, और यहां पर बात वही सेम सेम है, एफ एक्स और डीएक्स लिखा है। बराबर आपको ऑलरेडी पता है कितना भैया, कितना, कैपिटल एफ एक्स पहले से आपने माना है, और ये बड़ी ब्रेक के अंदर लिखेंगे यहां पर भैया बी टू ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। अपर लिमिट जब यहां पर रखेंगे कितना हो जाएगा भैया, एफ ए और माइनस कितना हो गया, एफ बी हो गया। देखिए दोनों के मान वही हैं, लेकिन अगर इसमें माइनस कॉमन कर दें, इसमें माइनस बाहर कर लें तो यहां पर आपको मिल जाएगा एफ बी, यहां पर आपको मिल जाएगा एफ बी माइनस एफ ए मिल जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए मिल जाएगा। सेकेंड एफ बी माइनस एफ ए मिल गया, और ये ब्रेक ऑफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 तैयार हो गया। आप खुद ही दिख रहे होंगे कि जो वैल्यू पहले में है वही सेम वैल्यू दूसरे में भी है, बस केवल क्या है, साइन अपोजिट है, और हमें बीच में इक्वल लगाना है। तो अगर हम इसमें माइनस से गुणा कर दें दोनों इक्वल भी हो जाएंगे, है ना भैया? आप देखिए माइनस यहां पर लगा है, अगर इस माइनस से गुणा हो जाता तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना, इसीलिए बराबर सिंबल की वजह से यहां माइनस लगाया। और कोई माइंड में ये सेट करके मत आइएगा कि सर माइनस यहां तो नहीं लिखे। माइनस लिखने का मतलब यहां माइनस लिखेंगे, यहां भी माइनस लिखेंगे, यहां भी माइनस होगा, पूरा ये माइनस में प्लस बन जाएगा एक खटाक से। यानी हमने कहा बराबर के चिन्ह में, यानी आप समीकरण 1 और 2 से आप बोल सकते हैं, समीकरण नंबर 1 व 2 से आप प्लान बनाएंगे। यहां पर कितना हो गया, ए टू बी, यहां पर कितना भैया, एफ एक्स डी एक्स बराबर हो गया, यहां पर कितना भैया, बी टू ए, यहां पर कितना हो गया भैया, माइनस हो गया, यहां पर एफ एक्स और डी एक्स हो गया। बस यही आपकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 2 भी आप समझ गए होंगे कैसे क्या प्लान बनाना था। कंफर्म होगी बात? यानी हमने आपसे कहा कि फलन को स्थिर रखते हुए इसके समाकलन यानी कि सीमा में परस्पर परिवर्तन कर दिया जाए तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल साइन अपोजिट आ जाएगा। कंफर्म हो गया? प्रॉपर्टी नंबर 3 माइंड में आना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी में आपने क्या सीखा है जी, सीमा को ब्रेक करेंगे हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 में। प्रॉपर्टी नंबर 3 में लिखा गया इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर कहीं पर प्रिंटेड है तो उसको हम लोग अपनी जरूरत के हिसाब से यानी फंक्शन के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, इसको सीमा को ब्रेक कर सकते हैं। इसको हम लोग कर सकते हैं ए टू मान लो सी हो गया, एफ एक्स डी एक्स हो गया, प्लस हो गया यहां पर सी टू मान लिया हमने बी कर दिया, यहां पर एफ एक्स डी एक्स कर दिया। हमने क्या किया, सीमा को ब्रेक कर दिया। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा जहां क्या होगा भैया, C इज ग्रेटर देन A एंड लेस देन B, C का जो मान है वह A से बड़ा और B से छोटा होना चाहिए। यानी जो C हम ब्रेक कर रहे हैं, जो लिमिट हम ले रहे हैं अपने से, वह लोअर लिमिट से बड़ी और अपर लिमिट से छोटी होनी चाहिए। अगर आप इसकी भी प्रूविंग चाहेंगे तो प्रूविंग कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम नहीं है, इजी काम है, ये सब घर का बैठ काम करिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 के बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 में आइएगा। चौथी प्रॉपर्टी आपने सीखा होगा, अगर कहीं पर लिख के आता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a
अगर यहां पर आपने प्रॉपर्टी नंबर 4 में सीखा होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, यहां बात होगी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आपका प्लान बनता भैया ये 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स है। यानी प्रॉपर्टी नंबर 4 में आपसे कहा जाता भैया कि 0 टू a एफ एक्स डी एक्स है तो वह वैल्यू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स के बराबर होती है। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है, इसकी भी प्रूविंग आपने सीखी होगी कैसे होती है ना। ये तो रनअप आपने सीखा होगा और इसी का एक विकृत फॉर्म है, यानी कि इसी का एक भाई है, वह अगर पार्ट आपको देखें तो हम 5 नंबरिंग करके दिखा रहे हैं, लेकिन हम लोग वैसे डायरेक्टली बता देते हैं। यहां पर अगर कहीं पर लिख के ए टू बी, यहां पर एफ एक्स डी एक्स प्रिंटेड हो जाए, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो जाए तो हम लोग वहां पर बताते हैं क्या, यहां पर वैल्यू कितनी हो जाती है जी, सीमा के मान में कोई परिवर्तन नहीं, यानी ए टू बी ही आप करेगा एफ ए प्लस बी माइनस एक्स हो जाता है। ये इसी का भाई है, कुछ है वह नहीं, कुछ अलग से नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को ऐड करके फंक्शन यानी कि एक्स को हम लोग घटा देंगे। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 में आता है। आपको बता दूं ये प्रॉपर्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इससे हम प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ये मैक्सिमम प्रश्नों को सॉल्व करना है। उसके बाद की प्रॉपर्टी आगे हम देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 में। मैं इसको प्रूविंग नहीं किया, प्रूविंग आप इसको स्वयं से करेंगे घर बैठ के। प्रॉपर्टी नंबर 6 में आपने सीखा होगा कि प्रॉपर्टी 6 में क्या लिख के आती है। 6 नंबर अगर आपको याद हो तो हमने प्रॉपर्टी सीखा है, क्या सीखा है, चलिए हमने आपने सीखा है कि माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कुछ बताएंगे हमें। हाँ, दो मान तो आते हैं, लेकिन कब क्या कैसे कितना क्या आएगा बोले। हाँ, इवन हो तो क्या होगा, क्या जीरो हो जाएगा, सही से बताइए, जीरो हो जाएगा, पता नहीं फंक्शन की वैल्यू जी। चलिए हमने आपसे कहा माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स अगर आपके पास लिखा गया है तो यह प्रश्न हमारे पास होता है क्या है कि 2 इंटू 0 टू ए हो जाता है। दो वैल्यू आती है, एक वैल्यू हमारी आती क्या, यहां पर भैया 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, जहां आप लिखेंगे क्या भैया, एफ एक समफलन है, सम फलन है, अर्थात बात समझते चलिए, अर्थात एफ माइनस एक्स बराबर कैपिटल एफ, यानी केवल एफ एक्स है। समफलन का सेंस ये है, यानी हमने आपसे कहा कि माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स अगर कर दिख गया तो वहां पर वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होगी। कब, जब फंक्शन क्या है, एक समफलन है, यानी एफ माइनस एक्स की जगह एफ एक्स रखा जा सके। डन हो गया। एक वैल्यू हमारे पास होती है इसकी 0, ये यूज में तब आती है कि जब क्या भैया, जहां एफ एक क्या भैया विषम फलन है, विषम फलन है, अर्थात आपसे बात कही जा रही भैया, अर्थात एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, बस इतनी सी बात है। यानी कहने का मतलब है कि जब फंक्शन विषम होगा तो वहां पर वैल्यू 0 आएगी, और फंक्शन क्या होगा भैया, सम होगा, तो वहां पर वैल्यू क्या आएगी भैया, 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स के बराबर आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 में आपने सीखा है, डन हो गया। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर आपने 7 पढ़ा होगा, प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या सीखा होगा आपके माइंड में होना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 7 और ये आखिरी प्रॉपर्टी है, बोले क्या प्रॉपर्टी सीखा था, 0 टू 2 ए एफ एक्स डी एक्स और dx, इसकी भी दो वैल्यू आएगी, क्या क्या आएगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब हो गया भैया, यहां पर वैल्यू आएगी 2, यहां पर भैया 0 टू a, यहां पर एफ एक्स है नहीं हटाइए, 0 टू a क्या भैया एफ एक्स, यहां पर आपसे बात एफ एक्स डी एक्स है, और यहां पर आपको बताएं, जब आपकी बात करेंगे आपको यहां पर पता हो जाएगा, जब ये कब यूज में आएगा, जब एफ टू ए माइनस एक्स बराबर कितना होगा भैया,
ये एफ एक्स है, एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो प्रॉपर्टी ये हमारी 0 और 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बनेगा। और एक बार 0 बन जाएगा, ये कब बनेगा, जब एफ टू ए माइनस एक्स बराबर आपके पास माइनस ए एफ एक्स है। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 में है भैया। इसकी भी जरूरत हमको में भी रेयर केस में पड़ेगी और बड़े प्रश्नों में पड़ेगी, हम बताएंगे वहां पर कहां यूज में आना है। बात कंफर्म हो गया। तो ये निश्चित समाकलन के कुल 7 गुणधर्म हैं और इन्हीं गुणधर्मों को लेकर के हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप जैसा कि समझ गए होंगे कि हमें इन 7 प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमें निश्चित समाकलन के प्रश्नों को करना है और करते हुए हमें 8 अंक लेना है। कितना लेना है, 8 अंक हमें चाहिए इस लेसन से, यानी इस पॉइंट से, इस टॉपिक से। और आपको बताऊं, एक लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग में एक आपका आना ही आना है, इसमें 110% है। हाँ, वो आपको 110% आएगा, वो हम आपको बताएंगे। log sin x इज इक्वल टू log cos x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा, वो बात की बात अभी बताएंगे। और sin 2x का भी बन जाएगा, log sin 2x की भी वैल्यू बन के आएगी। तो ये इन प्रश्नों का प्रारूप आना है और कुछ विशेष प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए कंपलसरी हैं और उन्हीं प्रश्नों की चर्चा हम आगे करने वाले हैं, है ना। तो आज ये वीडियो यही प्रॉपर्टीज तक ही रोक दी जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लान करेंगे इसके आगे के प्रश्नों को कैसे करना है, प्रश्नों को हम करना सिखाएंगे। धन्यवाद।